नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 6 का छठा टॉपिक पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा यदि आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप इत्यादि के स्टेटस पर इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। आओ शुरू करते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। दोस्तों, पृथ्वी के स्थल रूप से मतलब यहाँ पर्वत, पठार और मैदान से हैं। हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि पर्वत, पठार और मैदान हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चलो देखते हैं। क्या आप जानते हैं पहाड़ी व स्थलीय भाग हैं जो कि आसपास की भूमि से ऊंची ऊटी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। दोस्तों, पर्वत की डेफिनेशन आपको मालूम हो गई होगी कि 600 मीटर से अधिक ऊंची पहाड़ी और उसका ढाल होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, उससे पर्वत बोलते हैं। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। आपको नाम बताना है 8000 मीटर से ऊंचे पर्वत कौन कौन से हैं। जैसे K2 हो गया, माउंट एवरेस्ट, इसके अलावा जो भी हैं उनके नाम बताइए। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आगे आएगा 6.1। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। दोस्तों, जो मैदान है उनमें भी गति हो रही है क्योंकि जो प्लेटें हैं पृथ्वी के अंदर वो लगातार गति करती रहती है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। देखिए दोस्तों, ये चित्र दे रखा है विभिन्न स्थल रूप का। मैं इसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। इसमें दोस्तों देखिए, ये नदी आ रही है पर्वतों से। ये सबसे पहले पर्वत हैं, सबसे ऊंचे उठे भाग हैं, ये पर्वत हैं पर्वत। और ये बहुत सारे पर्वत दिख रहे हैं, इन्हें पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। यानी जहाँ अनेकों पर्वत हैं वो पर्वत श्रृंखला कहलाते हैं। और पहाड़ी पर्वतों से थोड़े नीचे होते हैं और 600 मीटर से ऊपर नुकीले स्थान पहाड़ी घाटी देखिए। जस्ट नीचे जहाँ नदियाँ गिरती हैं पर्वत श्रृंखला के वो घाटी कहलाती है। पठार जो ऊपर से समतल होते हैं, इनकी ऊंचाई भी 600 मीटर से अधिक होती है। ये नदी निकल रही है पर्वतों से और बीच में दोस्तों देखिए झील। ये सहायक नदी, मुख्य नदी में मिलने वाली नदी सहायक नदी कहलाती है। और जो नदियां हैं ये अपने जल को ले जाकर और मैदान का निर्माण करती हैं। ये द्वीप बन गया। स्थल संधि, स्थल संधि की परिभाषा हमने पिछले टॉपिक में चर्चा करी थी कि दो स्थल भूमियों को मिलाने वाली संकरी पट्टी को स्थल संधि कहा जाता है। तट, वितरिका, ये डेल्टा, नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, त्रिभुजाकार होता है। नदी मुहाना, ये नदी का किनारा। आगे देखते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। मित्रों, जो अपरदन होता है, पृथ्वी की सतह घिसकर टूट जाती है। अपरदन कई रूपों में होता है, चाहे वो नदी के द्वारा अपरदन हो, चाहे वायु के द्वारा अपरदन हो।
अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। निक्षेपण में जो इनकी सतह का फिर से निर्माण होता है, ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें पर्वत बनाना। आपको बहुत मात्रा में कागज़ चाहिए। कागज़ों को मेज पर रखिए। कागज़ों को अपने हाथों से दोनों तरफ से दबाइए। कागज़ में मोड़ पड़ जाएंगे तथा वे एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएंगे। इस प्रकार आप पर्वत बना लिया आपने। ये वलित पर्वत के बारे में बता रहे हैं। हम ऐसे वलित पर्वत बना सकते हैं। दोस्तों, मैं इस टॉपिक का अध्ययन करवा रहा हूँ आपको। ये प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख के करवा रहा हूँ, लेकिन ये 6ठी क्लास की किताब है, तो 6ठी क्लास के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। दोस्तों, हिमानी जो बर्फ़ इकट्ठा होता है पहाड़ों पर, पर्वत श्रृंखलाओं पर, वो हिमानी कहलाता है और हिमानी से नदियाँ निकलती हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम क्यों है, क्योंकि वहाँ मानव के रहने के प्रतिकूल दशा है। वहाँ का धरातल खड़ा ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। दोस्तों, ये पर्वत बनाया था इस बच्ची ने किताबों से। ये मानचित्र दिख रहा है आपको वलित पर्वत का, हिमालय का है ये। मित्रों, जो ये फोल्ड होता है पर्वतों में इस प्रकार, ये वलित पर्वत कहलाता है। इस प्रकार फोल्ड होता है वलित पर्वत। ये भूप्रपट्टी है। वलित पर्वत के नीचे का भूभाग, ये वलित पर्वत हिमालय का। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में है, तो एशिया होगा, आल्प्स यूरोप होगा और एंडीज दक्षिणी अमेरिका होगा, या रॉकीज पूछ लें तो उत्तरी अमेरिका होगा। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, बरन्सोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो मित्रों, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं कि सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ए अरावली, बी हिमालय, सी एटलस और डी एंडीज। तो क्या होगा? अरावली। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम है। यह बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप, ये हवाई द्वीप मित्रों अमेरिका का हिस्सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर,
एवरेस्ट शिखर से अधिक है। तो आप इस मोनाकी पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, लेकिन समुद्र तल से नीचे होने के कारण इसकी गणना नहीं होती सबसे ऊंचे पर्वतों में। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब वह भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। ये भ्रंशोत पर्वत है। इसमें उत्खंड भ्रंश जो ऊपर वाला होता है, नीचा जो रह जाता है उसे द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हार्स्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश, इसको इंग्लिश में ग्राबेन बोलते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वोस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तो हमें ये पूछा जा सकता है कि भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण कौन से हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए यूरोप की राइन घाटी तथा वोस पर्वत। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र और उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो दो उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। नीचे देखते हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। मित्रों, जो नदियाँ निकलती है मोस्टली पर्वतों से ही निकलती हैं। बहुत कम नदियाँ होगी जो पर्वतों से नहीं निकलती हैं। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियाँ आएंगे जो घूमते हैं पर्यटक, सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान हैं। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। जैसे घूमने जाते हैं सैलानी तो इस तरह के गेम होते हैं। पैराग्लाइडिंग, वो छतरी लेकर ऊपर उड़ते हैं। स्कीइंग, जो बर्फ़ पर पैरों में ये व्हील लगे होते हैं। आप देखना यूट्यूब पर सर्च करके, ऐसे गेम आपको मिल जाएंगे। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण दिया गया यहाँ पर, किस प्रकार होता है। देखिए मित्रों, कैसे ज्वालामुखी फूटी हुई है। ये ऐसा दिखता है दिखने में। जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। अत्यधिक दाब के मैग्मा का निर्माण, ऐसे ज्वालामुखी निकलता है। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। ये लावा बम हो गया। इस तरह के ज्वालामुखी के टुकड़े होते हैं लावा के, उन्हें बम बोलते हैं। ज्वालामुखी ताप, दाब और गैस, इस तरह के बादल बन जाते हैं ताप दाब के। पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। मित्रों, यही बेसिकली फ़र्क है पर्वत और पठार में।
होते तो पर्वत और पठार दोनों ही ऊंचे, लेकिन पर्वत ऊपर से नुकीले होते हैं तथा पठार ऊपर से समतल होते हैं, मेज के समान। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। तो मित्रों, पूछा जा सकता है कि दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है, तो पुराना पठार है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ये अफ्रीकी देश है, केन्या, तंजानिया, युगांडा। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के पठार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4 से 6,000 मीटर तक की है। इसी तिब्बत के पठार को संसार की छत भी बोलते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड। इस खेल का नाम बताइए। स्कीइंग अभी आया था ऊपर। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। जो छोटा नागपुर का पठार है मित्रों, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इस साइड वाला क्षेत्र है, इसलिए लोहा भी बेसिकली इन्हीं राज्यों में होता है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है और खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मित्रों, ये पठार का चित्र दे रखा है कि किस प्रकार पठार ऊंचा होता है। अब मैदान देखते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। ये अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग हैं। मित्रों, जो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है मैदानी भागों में पाई जाती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके उदाहरण है। यांगत्से कियांग और गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती करने के लिए यहाँ समतल भूमि है। तो पूछा जा सकता है कि मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक क्यों पाई जाती है? क्योंकि मकान बनाने के लिए और खेती करने के लिए यह समतल भूमि होती है और उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान
देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप और लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलों की कमी होती है। ये मैदानी क्षेत्र हैं। किस प्रकार ये फसलें लहला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों को उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। मैदानी क्षेत्रों की बात है। मैदानी क्षेत्रों में फसल उगाना, घर बनाना, सड़क बनाना ये ज़्यादा इजी होता है कंपैरिजन टू पर्वतीय क्षेत्र। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल और स्थल का उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण प्रदान को, ये रस्सी से बना पुल है, ये अरुणाचल प्रदेश का चित्र है। आगे स्वच्छ भारत मिशन देखते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस स्वच्छ भारत मिशन का लोगो है। अभी शुरुआत था, ये जो एनडीए गवर्नमेंट आई थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसके बाद में आया था। स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु और स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। तो हमें पूछा जा सकता है कि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। तो साफ जल है, स्वच्छ वायु और स्वच्छ वातावरण। इन सभी प्राकृतिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये प्रदूषित नदी आप देख रहे हैं कि कितनी प्रदूषित है, कैसा दिख रहा है। मित्रों, ये जो ऊंट दिख रहे हैं आप देखिए, और ये नौकायन, ये समुद्र का तट है। ये नीचे जो 4 नंबर का चित्र है, ये किस प्रकार आवास बने हुए हैं। और 5 नंबर देखिए, ये पर्वतों पर मकान बने हैं, आवास। ये बागानों पर चाय की पत्तियां तोड़ी जा रही है। ये देखिए किस प्रकार मकान बने हुए हैं पठारी क्षेत्रों में। ये नौकायन, आप 9 नंबर में देख रहे हैं कि पशुपालन हो रहा है, ये मवेशी वगैरह हैं। और नीचे 10 नंबर में ये बर्फीला क्षेत्र है। और किस प्रकार जलवायु देख रहे हैं यहाँ की, वातावरण। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। मित्रों, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो हमें प्रमुख रूप से पर्वत, पठार और मैदान,
इन 3 स्थल रूपों के नाम याद रखने हैं। पर्वत और पठार में क्या अंतर है? पर्वत और पठार में मुख्य अंतर यह है कि पर्वत अपने ऊंचाई पे नुकीले होते हैं, जबकि पठार ऊंचाई में समतल होते हैं। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार हैं पर्वतों के विभिन्न प्रकार। पहला वलित पर्वत, दूसरा बरनसोत पर्वत और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? तो दोस्तों, जो पर्वत हैं, जो हमारे वर्षा होती है पर्वतों के कारण ही होती है, और नदियाँ निकलती हैं मोस्टली पर्वतों से निकलती हैं, तो इस प्रकार पर्वत भी बहुत उपयोगी है। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा अपने जल के साथ लाए गए कंकड़ पत्थर और जो उपजाऊ पदार्थ होते हैं उसे मैदानों का निर्माण होता है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यांगटी सिक्यांग का मैदान। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि जो नदियाँ अपने साथ उपजाऊ पदार्थ लाती हैं, इससे ये मैदान सिंचाई की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त होते हैं। और इसके अलावा मैदानी भागों में सड़क बनाना तथा मकान बनाना भी बहुत आसान होता है, और जल की व्यवस्था भी नदियों के द्वारा यहाँ कर दी जाती है। पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है? क्योंकि मित्रों, पर्वतों में मनुष्य के रहने के लिए स्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं। या मकान बनाना, सड़क बनाना इत्यादि बहुत ही दुष्कर होता है, और सिंचाई करना भी बहुत ज़्यादा दुष्कर होता है। सही उत्तर चिन्हित कीजिए, हम देखते हैं सही उत्तर। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। तो पर्वत पठारों से अभिमुखता में भिन्न होते हैं। अभिमुखता का मतलब है जो ऊपर का पर्वतों में ये नुकीले होते हैं और पठार ऊपर से समतल होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में दक्कन पठार कहाँ स्थित है? ये भारत के दक्षिण में है, त्रिभुजाकार में। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? इसको यांगत्से सिक्यांग भी कहते हैं, ये चीन में है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये दोस्तों आल्प्स हैं। रॉकीज उत्तरी अमेरिका की हैं और एंडीज दक्षिणी अमेरिका की। खाली स्थान भरें। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। हिमालय और आल्प्स पर्वतों के उदाहरण हैं। ये वलित पर्वत है। पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। पर्वतों का एक क्रम श्रृंखला कहलाता है। कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र मैदान होते हैं। दोस्तों, अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। ये हमें आओ कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित करें। तो आप विश्व का मानचित्र बनाकर पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय, रॉकीज तथा एंडीज और पठार तिब्बत को मानचित्र में दर्शाना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।